हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में प्रकाशिकी नाम का जो यूनिट है उसको हमने समाप्त कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र को पढ़ा और मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं, दृष्टि दोष क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो एक तरफ से हम लोगों ने ऑप्टिक्स प्रकाशिकी को ख़त्म कर लिया है और अब हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बोर्ड परीक्षा में 13 नंबर का पूछा जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है फिजिक्स का, यह बोर्ड परीक्षा में 13 नंबर का पूछा जाता है। और इस इलेक्ट्रिसिटी नाम का जो यूनिट है, इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा। तो इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा को समझेंगे। और विद्युत धारा को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश, तो आइए समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, तो हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग दो कॉन्सेप्ट में समझेंगे। एक हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट होगा और एक होगा न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब कि एक हम पुरानी अवधारणा को पढ़ेंगे और एक जो है नई अवधारणा को। चूँकि क्लास 10th के फिजिक्स में जो हमको पढ़ना है वैद्युत आवेश के बारे में, वो नया अवधारणा पढ़ना है, पुराना अवधारणा नहीं पढ़ना है। लेकिन हम जानकारी के लिए पुरानी अवधारणा को भी बताएंगे। तो यहाँ हम दो पार्ट करके आपको समझाएंगे। एक जो है पुरानी अवधारणा और एक जो है हम लोग समझेंगे नई अवधारणा। ये पुरानी अवधारणा हो गया और इधर हो गया मान लीजिए नई अवधारणा। अब देखिए पुरानी अवधारणा क्या है। विद्युत आवेश के बारे में जो पुरानी अवधारणा है उसके बारे में आज से लगभग 2700 वर्ष पूर्व, 2700 वर्ष पूर्व, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हुआ, 2700 वर्ष पूर्व कई बुक में जो है ईसा 746 भी लिखता है। मतलब कि जो है सन शुरू होने से 746 वर्ष पूर्व या लगभग 2700 वर्ष पूर्व। कुमार मित्तल के बुक में लगभग 2700 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। तो 2700 वर्ष पूर्व एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था थेल्स। तो 2700 वर्ष पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। ध्यान दीजिएगा, एबोनाइट की छड़, छड़ किसका था? एबोनाइट का। एबोनाइट की छड़ ले लिया और खाल ले लिया। खाल में उन्होंने बिल्ली का खाल लिया था। तो एबोनाइट की उन्होंने छड़ ले लिया और बिल्ली का यहाँ से खाल ले लिया। ध्यान दीजिएगा, ये 2700 वर्ष पूर्व का कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल। और एबोनाइट की छड़ और बिल्ली को खाल को उन्होंने क्या किया, खाल पे जो बाल होता है उस बाल को ऐसे आपस में रगड़ा। ये किसने किया था? ये किया था थेल्स ने। तो थेल्स ने एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को क्या किया, आपस में ऐसे रगड़ा। और जब आपस में रगड़ा तो उन्होंने यह देखा कि जो एबोनाइट की छड़ है उसके गुण में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया, उसका गुण थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। हुआ क्या कि जब एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा गया तो रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि एबोनाइट की जो छड़ है वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। छोटे छोटे टुकड़े, सूखे पत्ते हो गए या कागज के टुकड़े हो गए, तो छोटे छोटे टुकड़ों को ये एबोनाइट की छड़ क्या कर ले रही थी, आकर्षित कर ले रही थी। तो थेल्स ने कहा कि यह एबोनाइट की छड़ में जो आकर्षण करने का गुण आ गया, इसी गुण को क्या कह दिया उन्होंने आवेश कह दिया। ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश तो नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम क्या पड़ा, आवेश पड़ा। आवेश नाम किसने दिया था? इन्होंने दिया था, थेल्स ने दिया था। उन्होंने क्या किया था कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और रगड़ने के बाद उन्होंने यह पाया कि एबोनाइट की छड़
अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों को, सूखे पत्तों को, कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है। तो इस आकर्षित करने का जो गुण है, इसी गुण का नाम क्या दे दिया उन्होंने आवेश दिया। ठीक, आवेश। अब थेल्स का जो समय था उसके 2000 वर्ष बाद एक और साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट। तो गिलबर्ट ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया। तो गिलबर्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो गिलबर्ट ने जो है कांच का छड़ लिया और रेशम का कपड़ा लिया। गिलबर्ट ने क्या किया कि कांच का छड़ लिया और रेशम का कपड़ा लिया, और कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से क्या किया, रगड़ा तो देखा कि वही रिजल्ट मिल रहा है जो एबोनाइट की छड़ और खाल को रगड़ने से मिल रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने भी कहा कि ये आवेश है, और जो प्रोसेस जो है एबोनाइट की छड़ और खाल में हो रहा था, ठीक वही काम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े से रगड़ने से हुआ। तो गिलबर्ट ने कुछ नया नहीं किया। हाँ, एक चीज़ है कि उन्होंने ये दोनों पदार्थ को जो है बदल के दूसरा नया पदार्थ लिया, बाकी रिजल्ट जो था वो सेम था, कुछ नया उन्होंने नहीं किया। और वो उनका जो रिसर्च था, जो खोज था, वो वहीं तक सिमट गया। मतलब कि इस थेल्स के समय से 2000 वर्ष बाद भी इसमें कुछ नया नहीं मिला। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसी में जो एबोनाइट की छड़ छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ आकर्षित कर ले रहा है, इस आकर्षित करने के गुण को ही, ध्यान दीजिएगा, इस गुण को क्या कहा गया, आवेश कहा गया। बाद में एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो ये आवेश होता है ये 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, बाद में एक साइंटिस्ट आए, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। ठीक, तो ये तो हुआ आपका ओल्ड कंसेप्ट। अब हम नए कंसेप्ट की बात करें, जो कि हमको क्लास 10th के लेवल में पढ़ना है। तो नया कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, तो प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, और जो ये परमाणु हैं, ये परमाणु 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। इसको आप क्लास 9th के केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़े होंगे कि जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु होता है, और परमाणु से भी सूक्ष्मतम कण होते हैं कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्लास 9th के साइंस में आप लोग पढ़े होंगे। तो यही हमारा नया कंसेप्ट है। ये आपको पुनः इंटरमीडिएट में एक बार ये कंसेप्ट मिलेगा। 10th में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 10th में हमारा यह है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि रिसर्च आपका यहीं से शुरू हुआ था, जो पुरानी अवधारणा यहीं से थेल्स ने ही शुरुआत किया था। ठीक, नई अवधारणा की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आप इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है आवेश को डिफाइन कैसे किया गया। आप लोगों को पता होगा कि जो परमाणु होता है वो परमाणु को गोल माना गया है। कैसा माना गया है, गोल माना गया, परमाणु गोल होता है। इसके बीच में एक नाभिक होता है, ये भी आपको पता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इस नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्लास 9th के साइंस में आप लोगों को ध्यान होगा। तो एक परमाणु हो गया, परमाणु के बीच में ये नाभिक हो गया केंद्र में, और इसके चारों ओर कुछ वृत्तीय कक्षाएं हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगा रहा है। अब कुछ अगर ऐसा हो जाए कि किसी कारणवश इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, या कहीं से इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाए, तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, तब हम कहते हैं कि जो परमाणु है ये आवेशित हो गया। आवेशित होने का मतलब क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और नहीं तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये आवेशित हो गया। अब कैसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है,
जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और सिंबल होता है Na। ये इस टॉपिक को समझने के लिए क्लास 9th का साइंस जो है जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पर एक बार ज़रूर देखिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और 11 का मतलब हुआ कि 11 सोडियम का जो परमाणु है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 का मतलब यही होता है कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। हमेशा किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कोई भी परमाणु ले लीजिए, परमाणु से उदासीन होता है, तो उदासीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, 11 का मतलब यह हुआ कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, इसलिए ये उदासीन है। और एक चीज़ और आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो 11 गो प्लस है और 11 गो माइनस है, तो ये कट के क्या हो जाता है, 0। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो परमाणु है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 गो इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए कि कहीं से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए या यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है चाहे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। हमने यही बताया कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है चाहे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वो परमाणु कैसा हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि वो कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम का परमाणु है और इसमें इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अब एक यहाँ से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, कमी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन में कमी। अब इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, मात्र 10 इलेक्ट्रॉन बचा। 10 इलेक्ट्रॉन, 11 गो इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हो गया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में कहीं कोई कमी नहीं है क्योंकि प्रोटॉन आपका कहाँ होता है, नाभिक में होता है। प्रोटॉन में कभी भी कमी या अधिकता नहीं होती है, तो प्रोटॉन आपका 11 ही रह गया। प्रोटॉन हो गया 11, ध्यान से समझना है। अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि 10 को माइनस में है और प्रोटॉन पॉजिटिव मतलब कि इसमें 11 को क्या है, प्लस है। तो -10 और प्लस का 11 मिलकर अगर मैथ के हिसाब से देखें तो +1 हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर धन अधिक है। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 10 को माइनस और 11 प्रोटॉन का मतलब कि 11 को प्लस। तो यहाँ पर प्लस वाला एक अधिक है, तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, तो इस पर आएगा धन आवेश। मतलब कि जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आवेशित हो जाएगा और कौन सा आवेश उस पर आएगा, तो धन आवेश। यहीं से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, क्योंकि अगर त्याग रहा है तो धन आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ऋण आवेश होगा। जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। 17 का मतलब हुआ कि इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 9th में इस चीज़ को पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7, 2 8 10 10 7 17। अब अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 17 का मतलब देखिए क्या होता है, 17 का मतलब होता है कि 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही क्या है, प्रोटॉन। अगर हम मैथ के लैंग्वेज में कहें तो 17 को माइनस है और 17 को क्या है, प्लस है। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आके बढ़ गया, तो जहाँ पर -17 था वो कितना हो गया, -18 हो गया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना हुआ, 1 माइनस एक्स्ट्रा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन पर 1 माइनस एक्स्ट्रा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसको हम कहते हैं कि यह ऋण आवेशित हो गया, क्योंकि एक माइनस बढ़ा है, ऋण बढ़ा है, इसीलिए इसको कहते हैं कि यह ऋण आवेशित हो गया। आवेशित देखिए, सोडियम भी आवेशित हुआ है और क्लोरीन भी आवेशित हुआ है, लेकिन अंतर क्या है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आवेशित हुआ है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आवेशित हुआ है। तो यह धनावेशित हो गया, यह ऋणावेशित हो गया। इसी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कह दिया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेशित होता है और एक ऋणावेशित होता है। बाद में और सारे रिसर्च हुए, बाद में बहुत सारा रिसर्च हुआ,
तो रिसर्च में यह पता चला कि जो ये आवेश होता है, जो यह आवेश होता है, देखिए आवेश उत्पन्न क्यों हो रहा है? जो आवेश है वो उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन के चलते। बात समझ रहे हैं? आवेश किसके चलते उत्पन्न हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के चलते। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अच्छा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो हम मूल रूप से आवेश को इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के चलते ही है। चाहे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, दोनों रूप में ही परमाणु आपका आवेशित हो रहा है। तो आवेश का मतलब क्या समझ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। बाद में यह देखा गया कि यदि यह आवेश एक समान रूप से स्थानांतरित होता है, एक समान रूप से एक धारा के रूप में बहता है आवेश, तो वहाँ पर विद्युत उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाद में यह पाया गया कि जो ये आवेश है, यह आवेश अगर एक समान रूप से बहे, एक धारा में अगर बहे, तो क्या उत्पन्न कर देगा? विद्युत उत्पन्न कर देगा। इसलिए इसको बाद में आवेश न कह के इसका नाम पड़ गया विद्युत आवेश। तो जो आवेश है वो क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत उत्पन्न कर रहा है। आवेश अगर एक फ्लो में गति करे, एक फ्लो में मूव करे, तो वो विद्युत उत्पन्न कर देता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं विद्युत आवेश। तो जो आवेश का डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है कि जब किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ के किसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होता है, तो जो परमाणु है ये क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाता है, और आवेशित होने के चलते इसमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। कौन सा गुण उत्पन्न होता है? विद्युत का गुण उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होती है तो परमाणु आवेशित हो जाता है, और जब परमाणु आवेशित होता है तो वह अगर आवेशित परमाणु मूव कर जाए, गति कर जाए, किसी भी तरह से गति करता है, तो गति करेगा तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होती है तो वह परमाणु आवेशित होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत गुण उत्पन्न हो जाता है। इसमें कौन सा गुण उत्पन्न होता है? विद्युत गुण उत्पन्न होता है। और बाद में एक साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि जहाँ पर भी विद्युत उत्पन्न होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि जो आवेश किसी परमाणु का वह गुण है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब कि किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या वृद्धि होती है तो वह जो परमाणु है वो आवेशित हो जाता है। और ये आवेश कौन कौन सा गुण उत्पन्न करता है? तो वह विद्युत गुण उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब कि आवेश से हम विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं, और जब विद्युत उत्पन्न हो जाएगा तो वहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब कि चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, मैग्नेट के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, उसको भी आप उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है वह किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण और विद्युत गुण उत्पन्न करता है। अब यहाँ देखें तो जो ये आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। देखिए धन आवेश कहाँ हुआ? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, ध्यान दीजिएगा, जब माइनस कम होगा तो कौन बढ़ेगा? प्लस बढ़ेगा। जब माइनस कम होगा तो प्लस वाला बढ़ जाएगा। तब परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो धन आवेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो यदि किसी भी कारणवश कोई परमाणु में
इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, तो वहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है। ये आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। यहाँ पर धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। धन आवेश को उत्पन्न होता है जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धन आवेश होता है, और जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो ऋण आवेश होता है। अब यही चीज़ हो रहा था, पुराना जो कंसेप्ट हमने बताया कि एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को जब रगड़ा जा रहा था तो वहाँ पर हो क्या रहा था? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था। एबोनाइट की छड़ में से इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल में चले जा रहे थे, या बिल्ली की खाल में से जो इलेक्ट्रॉन है वो एबोनाइट की छड़ में आ जा रहे थे। तो वहाँ पर वो पदार्थ, दोनों पदार्थ आवेशित हो जा रहा था। वैसे अगर हम एबोनाइट के छड़ की बात करें, एबोनाइट की छड़ और खाल, एबोनाइट की छड़ और खाल को जब रगड़ते हैं तो खाल में से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, खाल में से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में चला जाता है। एबोनाइट की छड़ में जब इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गया, मतलब कि जो एबोनाइट का छड़ है वो ऋण आवेशित हो जाता है और जो खाल है वो धन आवेशित हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जब कंसेप्ट आया तब पता चला कि जो शुरुआत में जो थेल्स के रगड़ने पर जो प्रोसेस हो रहा था, चाहे गिलबर्ट ने जो रगड़ा था रेशम को और कांच के छड़ को, तो वहाँ पर वास्तव में क्या हो रहा था? तो वहाँ से वास्तव में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था। इलेक्ट्रॉन एक में से निकल के दूसरे में चले जा रहे थे। जब रेशम और कांच को आपस में रगड़ा जा रहा था, जब रेशम और कांच को आपस में रगड़ा जा रहा था तो कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में आ रहे थे। ध्यान दीजिएगा, जब रेशम और कांच को रगड़ा जा रहा था तो कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ रहा था? रेशम में आ रहा था। मतलब कि कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिव हो गया, और रेशम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो जब प्रवेश किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई और एक ऐसा नेगेटिव हो गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट जो क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, और शर्ते अंतर क्या है कि पुराना है और एक नया है, और नया वाला जो है पुराने वाले की पुष्टि करता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या समझा कि वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें चुंबकीय और वैद्युत जो है प्रभाव उत्पन्न करता है। और ये जो विद्युत आवेश है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश कहाँ होता है? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहाँ पर धन आवेश होता है, और जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वहाँ पर ऋण आवेश होता है। तो ये हुए आपका जो है आवेश और आवेश के प्रकार। अगर हम बात करें आवेश का मात्रक का, कि आवेश को किस में नापा जाता है, तो आवेश को नापा जाता है कूलाम में। देखिए, कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे और कूलाम ने ही सबसे पहले आवेश को मापा था, इसलिए जो आवेश का मात्रक होता है वो आपका हो जाता है कूलाम। और आवेश का मतलब आप क्या समझे? सीधे सीधे आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन समझेंगे, क्योंकि जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों के चलते ही हो रहा है, इसलिए हम आवेश का अर्थ सीधे क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकलेगा नहीं तो परमाणु में अंदर आएगा, दोनों ही कंडीशन में वो परमाणु आवेशित होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई परमाणु है और परमाणु आपका आवेशित हुआ, परमाणु आपका आवेशित हुआ, और उस पर जो आवेश आया वो मान लीजिए Q आया। कितना आवेश आया? Q आया। तो Q, चूँकि कूलाम के लिए Q लिखा जाता है, कूलाम ने आवेश को सबसे पहले मापा था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर Q लिखा जाता है। तो कूलाम के लिए आवेश को आपने Q से दिखा दिया। तो मान लीजिए कि किसी परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकले नहीं तो कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर आए। अंदर आएंगे तब भी आवेशित होगा, बाहर निकलेगा तभी भी आवेशित होगा। तो दोनों कंडीशन में अगर हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन या तो बाहर गए या तो अंदर आए, तो अगर किसी परमाणु में से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं या n इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करते हैं तो उस परमाणु पर कितना आवेश आएगा, अगर यह ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है Q = Ne। यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
तो जब भी आपको किसी भी परमाणु का कुल आवेश निकालना हो तो कुल आवेश निकालने के लिए उस परमाणु में से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया है या कितना इलेक्ट्रॉन अंदर आया है, वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होना चाहिए n, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19। तो केवल गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वह परमाणु पर कितना आवेश है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में से दो गो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। तो मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब कोई पूछे कि मैग्नीशियम पर कितना आवेश है तो उसको निकालें कैसे, तो हम मान लेंगे कि मैग्नीशियम पर कितना आवेश है, Q आवेश है, और फार्मूला होता है Q = N। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कौन इलेक्ट्रॉन जो या तो बाहर निकले हैं या तो अंदर आए हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो N के बदले में 2 हो गया, और E मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, देखिए आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। आवेश वास्तव में किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा, तो 3.2 × 10⁻⁻19। चूँकि यह आवेश यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल रहा है, तो निकल रहा है तो कैसा होगा, धन होगा, धन आवेश होगा। मतलब कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर कितना धन आवेश होगा, तो 3.2 × 10⁻⁻19 इतना कूलाम मैग्नीशियम पर आवेश हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले से किसी भी परमाणु पर कितना आवेश है आप इसको निकाल सकते हैं। और जो ये आवेश है, वास्तव में आवेश करता क्या है कि विद्युत धारा को यही प्रवाहित करता है। जब आवेश मूव करता है तो वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझ लेते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, विद्युत धारा हमने अभी बताया कि ये जो आवेश है ये क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित कराता है। लेकिन ये कब प्रवाहित होगा, जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा तो जाके विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब ये मूव किस में करेगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक तार है, मान लीजिए कि यह एक तार है और इस तार में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो Q आवेश इस तार के A सिरे से कहाँ जाएगा, B सिरे तक, क्योंकि जब आवेश गति करेगा तभी जाकर धारा बहेगा। आवेश नहीं गति करेगा तो धारा नहीं बहेगा। तो आवेश जब गति करेगा तो धारा बहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि Q आवेश है और Q आवेश गति कर रहा है, इस तार में Q आवेश गति कर रहा है। तो गति कर रहा है तो हम यह भी मान लेते हैं कि कितना समय तक गति किया, T समय तक। मान लेते हैं कितना समय तक गति किया, T समय तक गति किया। अब Q आवेश T समय तक गति किया तो जब आवेश गति करेगा तो उसमें विद्युत धारा बहेगा। तो विद्युत धारा का जो परिभाषा होता है वो कहा जाता है कि आवेश प्रवाह के समय दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। डेफिनेशन बहुत आसान है कि आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो आवेश प्रवाह तो समझ रहे हैं कि आवेश प्रवाहित होगा तो धारा बहेगा, लेकिन इस समय दर का मतलब क्या है, समय दर, आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। डेफिनेशन बहुत आसान है। अब समय दर को समझते हैं। मान लेते हैं कि T समय में, देखिए जब समय आए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम जरूर होगा। तो हम मान लेते हैं कि T समय में किसी तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितना आवेश बहा, Q आवेश बहा। अब समय दर का मतलब होता है कि एकांक समय में, एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकेंड में, कि 1 सेकेंड में कितना धारा कितना जो है आवेश बह रहा है। तो हम मान लेते हैं कि T समय में Q आवेश प्रवाहित हुआ। अब कोई पूछे कि T समय में Q आवेश प्रवाहित हुआ तो एकांक समय में कितना आवेश होगा। जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट में कुछ आवेश प्रवाहित हो गया,
चाहे मान लीजिए कि 5 सेकंड में, जैसे मान लीजिए कि 5 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। ध्यान दीजिएगा, 5 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। अब कोई पूछे कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो 1 सेकंड का अगर निकालना होगा तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब हम 100 में 5 से भाग करेंगे तो रिजल्ट आएगा 20। ठीक उसी प्रकार टी समय में अगर आपके Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो अगर कोई पूछे कि तब 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो हम क्या करेंगे, Q में भाग कर देंगे T से। और जैसे ही किसी भी भौतिक राशि में जब समय से भाग करते हैं तो वही कहलाता है समय दर। तो आवेश प्रवाह मतलब Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, और समय दर का मतलब कि T से भाग कर दिए 1 सेकंड का निकालने के लिए। तो किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह का जो समय दर होता है, उसी समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जो Q/T है, यही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा को हम किसे दिखाते हैं, I से दिखाते हैं। और I का सूत्र बन जाता है Q/T। मतलब किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान निकालना हो तो वहाँ पर हमको आवेश पता होना चाहिए, और आवेश वह कितने समय में प्रवाहित हो रहा है वो समय पता होना चाहिए। चूँकि हम लोग जो है Q = फार्मूला NE भी जानते हैं, तो यहाँ से I = NE/T भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि 5 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो 5 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर अगर 1 सेकंड का निकाला जाए तो 1 सेकंड का आ जा रहा है 20। मतलब कि चालक तार में कितना धारा बह रहा है, 20 धारा बह रहा है। तो धारा तो बह गया 20। अब धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो Q का मात्रक कूलाम हो गया, बटा का मतलब प्रति, और T का मतलब यहाँ पर क्या है, समय है, सेकंड है। तो जो धारा का मात्रक होता है वो कूलाम प्रति सेकंड होता है। लेकिन इसको कूलाम प्रति सेकंड न लिखकर एम्पियर लिखते हैं, क्योंकि एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने ही इसको सबसे पहले ज्ञात किया था। तो धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। देखिए इसका मात्रक जो है कूलाम प्रति सेकंड भी होता है और आपका एम्पियर भी होता है। मतलब कि इसमें कितना धारा बह रहा है, तो 20 एम्पियर। तो बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, I = Q/T। और एक बार और समझ लीजिए कि किसी भी चालक तार में जो आवेश प्रवाह का समय दर होता है, उस समय दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश गति करेगा तो विद्युत धारा बहेगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या समझा, विद्युत आवेश को समझा और विद्युत धारा को समझा। देखिए इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने विद्युत आवेश और विद्युत धारा को समझा है। आवेश को एक बार पुनः समझा दें कि जब किसी भी परमाणु में कोई भी पदार्थ है, तो उस पदार्थ का जो परमाणु होता है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकले या उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करें, दोनों ही कंडीशन में वो परमाणु जो है आवेशित हो जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, तो जो परमाणु है वो आवेशित हो जाता है। और जो ये आवेश है, ये आवेश क्या करता है, धारा का प्रवाह कराता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जब धारा बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर उत्पन्न होगी। तो इसका डेफिनेशन दिया जाता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। और आवेश को हमने बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है वहाँ पर ऋण आवेश होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कमी होती है वहाँ पर ऋण आवेश होता है। और जब यही आवेश मूव करता है, गति करता है, तो विद्युत धारा बहता है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कब बहेगा, जब आवेश बहेगा। एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश जिधर गति करेगा, माने इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा, धारा उसके उल्टा दिशा में बहेगा, विपरीत दिशा में बहता है। और धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो ये रहा हमारा विद्युत आवेश और विद्युत धारा। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।